Okay friends, so welcome to the lecture number 3 of the series Ordinary Differential Equation for BSc first year IIT JAM CSAR NET students. Okay, so this is lecture number 3 and uh, in previous lecture what we will study? We will study is the basics of ODEs, differential equations, its orders, their degrees, that is what is order of differential equation, what is degree of differential equation, uh, related examples on the order and degree, and in lecture number 2 we will discuss about the solution and its types of solution of ODE. Okay, and there we will discuss general solution, singular solution, particular solution, and we will take in some examples on that topic. Now today is lecture number 3, and in this lecture we will discuss about formation of differential equation. Formation of differential equation. Okay, formation of differential equation, write down in next new page if you are writing notes. तो थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में दे दिया था, और मैंने कहा था कि जो जो चीज़ें हम लेक्चर नंबर 2 में आगे का बता रहे थे उसको हमने कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसीलिए हमने लेक्चर नंबर 3 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग फॉर्मेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, ठीक, और फिर इसी में ही हम थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे कि हाँ कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारी बातें कर ली हैं इसके अबाउट कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन सब बातों की हमने बात कर ली है क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 ही सोल्यूशन पे किया था। तो ये सब बातें जाहिर सी बातें थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे करी थी, और काफ़ी लेंदी लेक्चर था तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में करी थी, एग्जाम्पल्स भी किए थे। अब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्चुअली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ठीक है, कोई फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, उस फैमिली ऑफ कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ओके ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। आपके पास दिया रहता है फैमिली ऑफ कर्व, ठीक, अभी हम आपको फैमिली ऑफ कर्व समझाएंगे। आपके पास दिया होगा फैमिली ऑफ कर्व, ठीक, ये आपके पास गिवन होगा फैमिली ऑफ कर्व। अब क्या होगा कि फैमिली ऑफ कर्व को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैमिली ऑफ कर्व को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको फैमिली ऑफ कर्व को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। एक्चुअली बाहर भी आपको नॉइज़ आ रही होगी, एक्चुअली बारिश हो रही है, तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, विंडोज़ यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। ओके, शायद आपको आवाज़ अब यहाँ पे कम आ रही होगी। तो आपके पास फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगी एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आप जानते ही होंगे, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट, और जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं या फॉर्म होती है। वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व टू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होगा कि जब मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, वापस मैं इंटीग्रेट करूंगा, बैकवर्ड आ रहा हूं, वापस जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी जब हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएशन किया, उसका डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। अब मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा या इंटीग्रेशन करूंगा उसका, तो मुझे मिल जाएगी फैमिली ऑफ कर्व। सो दिस इज द प्रोसेस। ओके, दिस इज द प्रोसेस। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। बट उससे पहले हम समझते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व क्या चीज़ है। ओके, तो एग्जांपल मैं पहले बात कर लेता हूँ फैमिली ऑफ कर्व की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। अब फैमिली ऑफ कर्व होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन सिस्टम है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। मैं काफ़ी बेसिक में जाके बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। और ये आपके पास वाई एक्सिस है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ओरिजिन, ठीक, 0,0 कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग प्लेन सिस्टम में है तो हम लोगों ने प्लेन यहाँ पे कंसिडर किया है, तो वी हैव नॉट कंसिडर जेड एक्सिस। ओके,
Let's suppose this is a line which is passing through origin. This is a line which is passing through an origin and it is single line. मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन कंसिडर करी है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है. तो आप मुझे बताओगे कि इसका इक्वेशन क्या होगा. सो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स. ठीक, जो लाइन आपकी यहाँ पे ओरिजिन से या ओरिजिन को कट करते हो जाती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स. ठीक, अब मैंने क्या करा कि मैंने एक और लाइन बनाई. अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि कंडीशन क्या थे कि यहाँ पे जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से जा रही है. ठीक, अब मैंने एक लाइन और कंसिडर करी और ये वाली जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से. ठीक, ये वाली लाइन जो है कुछ इस तरीके से, मतलब ये वाली जो लाइन थी वो 45 डिग्री एंगल से कट कर रही थी. अब ये वाली एंगल कुछ यहाँ पे जो है ज़्यादा बना रही है. ठीक, तो ये सेकेंड लाइन है, बट कंडीशन ये है कि ये वाली लाइन भी आपकी क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है. ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन होगी. ठीक है, तो एक्चुअली ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन है या m1x मान लीजिए. ठीक है, m1x, क्योंकि यहाँ पे y और x बराबर हैं. ठीक है, यहाँ पे y और x कोऑर्डिनेट बराबर हैं, बट यहाँ हो सकता है कि x ज़्यादा हो या y ज़्यादा हो. ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और लाइन कंसिडर करी जो कुछ इस टाइप से जा रही है और मैंने इस इक्वेशन मतलब मैंने इस लाइन की जो इक्वेशन मानी है वो मानी है y इक्वल टू m2x. ठीक, समझ में आ रहा है आपको. ओके, ऐसे ही मैंने एक और लाइन बनाई. अब मैंने कुछ इस तरीके से बनाई y इज इक्वल टू m3x. ठीक, अभी तक तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ, अब मैं इधर लेके जाता हूँ. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ऐसे भी तो लाइन बन सकती है, ये वाली लाइन भी तो आपकी ओरिजिन से जा रही है. तो y बराबर m4x, ये वाली लाइन भी आपकी ओरिजिन से ही पास हो रही है. y बराबर m5x. तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले मैंने एक सिंगल सी लाइन ली थी, जो ये लाइन बोल्ड करी है मैंने. ठीक है, ये मैंने लाइन बोल्ड करी हुई है. ये मैंने एक सिंगल लाइन ली थी y बराबर x जो कि ओरिजिन से पास हो रही थी. ठीक, उसके बाद मैंने बहुत ढेर सारी यहाँ पे लाइन बनाई. ठीक, बहुत ढेर सारी. एक बनाई y बराबर m1x, एक बनाई y बराबर m2x, एक बनाई मैंने y बराबर m3x, एक बनाई मैंने y बराबर m4x, m5x, ऐसे ही m6x. मतलब आप जितना बना सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू ओरिजिन. ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू ओरिजिन. सो आप जितना चाहो आप उतना बना सकते हो. तो ये हो गई लाइन. तो पहले ये सिंगल लाइन थी, अब इतनी सारी लाइन हो गई हैं और इतनी सारी लाइन आपकी किस कैटेगरी की हैं, y बराबर mx टाइप की लाइन से. ठीक, ये वो सारी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही हैं. ठीक, ये सारी लाइनें ओरिजिन से पास हो रही हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिए बैठी हुई हैं कि ये हम ओरिजिन से पास होंगे हमेशा. ठीक, चाहे वो y बराबर x हो, चाहे वो y बराबर m1x हो, चाहे वो y बराबर m2x हो, चाहे वो कोई भी लाइन हो जो बेसिकली मैंने यहाँ पे बनाई हुई है और जो ओरिजिन से पास हो रही है. मतलब ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगी, y बराबर mx, क्योंकि y बराबर mx जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास करती है, जहाँ पे m क्या होता है, m आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है. और बेसिकली ये जो आप m देख रहे हैं वो बेसिकली आप जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो इसी m को आप स्लोप भी कहते हैं. ओके, इसी m को आप स्लोप भी कहते हैं. तो ये y बराबर mx की कैटेगरी में यहाँ पे आएंगी. ठीक, तो पहले सिंगल लाइन थी, ये y बराबर x भी y बराबर mx में ही बिलोंग करेगी. ये y बराबर m1x m2x जो भी हैं ये सब y बराबर mx में बिलोंग करेंगी. तो पहले सिंगल लाइन थी, अब इतनी सारी लाइनें हो गई हैं. तो दिस इज फैमिली ऑफ कर्व. ओके, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व. तो ये y बराबर, ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, ये y बराबर जो mx है ये फैमिली हो जाएंगी, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. समझ में आया कि क्या होता है आपका, क्या होता है फैमिली ऑफ कर्व. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने एक ऐसा कर्व लिया y बराबर mx जो उन सारी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही हैं. सो इट्स मैक्स फैमिली, ये एक पूरा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लेगा जो कि ओरिजिन से पास हो रही है. क्या, y बराबर mx.
ऐसे ही आप सर्कल की बात कर सकते हो। जैसे ये जो आप कह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज सेकंड एग्जांपल। मैंने एक सर्कल बनाया। अब ये सर्कल की खास बात ये है कि जो सर्कल का जो सेंटर है, जो इस सर्कल का सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक, ध्यान से देखो, इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है, ओ। ठीक, ऐसे ही मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, इसका सेंटर में क्या मान लेता हूँ, ओरिजिन, तो इसका सेंटर भी अभी ओरिजिन ही है। ऐसे ही मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, इसका सेंटर भी ओरिजिन है। ठीक है, ऐसे में बहुत ढेर सारे सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल बना सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। ठीक, ये हो गया फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर इज ओरिजिन। अभी हम इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे, जैसे अभी यहाँ पे इसकी इक्वेशन हमने लिखी है y बराबर mx टाइप की, वैसे इसका भी इक्वेशन होता है, हम आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है कि एक्चुअली इसकी इक्वेशन क्या होगी, हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, आप ट्रस्ट करिए बस। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जिस दिन आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, कभी भी लेक्चर देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, रात को देख रहे हो, और अगले दिन आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लें, ताकि आपको वो दिमाग में एकदम सेटल हो जाए, बैठ जाए, ताकि भूल जो आप भूल जाते हैं बीच बीच में कि हाँ यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, वो चीज़ें ना हो। ठीक है, जैसे आप लेक्चर देखो, रिपीट करो, रिवाइज कर लो, ताकि वो पूरी चीज़ आपको फिर से एक बारी रिवाइज हो जाए। तो दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। इसकी इक्वेशन क्या होती है, फिर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, या इसी लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज दिस इज फैमिली ऑफ कर्व। तो अब आपको फैमिली ऑफ कर्व समझ में आ गया है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक, अगर हम फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद, अगर हम उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगेन इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगी। आई होप इट इज नाउ अंडरस्टैंड। ओके, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मतलब मैं एक फैमिली ऑफ कर्व लेता हूँ, मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। तो मैं एक फैमिली ऑफ कर्व क्या लेता हूँ, ले सपोज यही वाला ले लेता हूँ, y बराबर mx। ठीक, छोटा सा एग्जांपल है y बराबर mx, तो हम लोग पहले इसी को ट्राई कर लेते हैं। सो लेट्स सी और नेक्स्ट पेज। या उससे पहले हम एक काम करो, चलो पहले एग्जांपल दे करते हैं। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली कैसे हो रहा है। कि हम फैमिली ऑफ कर्व को जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करूँगा, और फिर डिफरेंशिएट करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो फैमिली ऑफ कर्व लिया वो लिया y बराबर mx। ठीक, मैंने जो फैमिली ऑफ कर्व लिया वो लिया y बराबर mx। मैंने जो फैमिली ऑफ कर्व लिया वो क्या लिया, y बराबर mx। ठीक, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक, जहाँ पे कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है, और इसलिए उसकी पूरी फैमिली है। और यहाँ पे m जो है बेसिकली वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि m तो कुछ भी हो सकता है, वेरी करेगा। जैसे जैसे m को आप चेंज करोगे आपको नई नई लाइन्स जो है मिलती जाएंगी। तो m इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं अगर y बराबर mx को क्या करूँगा फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट करूँगा। y बराबर mx को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। मुझे इस फैमिली ऑफ कर्व की क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप लोग बोलेंगे सर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आइए डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग y बराबर mx विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ। अब आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो जब आप इसको y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। m कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। अब कुछ बच्चे बोलेंगे या कुछ लोग बोलेंगे कि सर आज देखिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिल गई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे मिल गई क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो कुछ लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, मजा आ गया, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ध्यान से सुनिए।
ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे अभी भी m एज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, ठीक, m एज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट इस फैमिली ऑफ कर्व की ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एग्जैक्ट करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। ओके, वी हैव टू एलिमिनेट m टू गेट फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो आप मेरी हर एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, फैमिली ऑफ कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट उसमें एक खास बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर उसमें अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा तो आपको उसको फिर से एलिमिनेट करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे अभी फिलहाल m प्रेजेंट है क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया, बट m तो रह गया। जब m रह गया है तो हमें इस m को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जब हम m को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं। इस m को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y बराबर mx दे रखा है, मैं m की वैल्यू निकालने गया तो y अपॉन x मिल गया। ओके, क्या मिल गया, y अपॉन x मिल गया। और इस m की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है? नहीं। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहते हैं उसको, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है? हाँ। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है? हाँ। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो हमने क्या करा, ध्यान से देखो, हमने फैमिली ऑफ कर्व y बराबर एम एस को डिफरेंशिएट किया तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अभी हमने देखा, अगर मैं अब उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे फैमिली ऑफ कर्व मिलना चाहिए y बराबर एम एक्स सेम? आइए देखते हैं। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अब मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मुझे फैमिली ऑफ कर्व मिल जाना चाहिए। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फैमिली ऑफ कर्व को, मुझे फैमिली ऑफ कर्व मिल जाना चाहिए। और फैमिली ऑफ कर्व हमारा था क्या, y बराबर एम एक्स। तो देखिए, आइए चेक करते हैं, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, और एक्चुअली जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो जो फैमिली ऑफ कर्व है वो बेसिकली कुछ और नहीं है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं, तो उसका लेक्चर भी हम आगे निकालेंगे। ठीक है, जो कि इसके बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए अलग सिस्टम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग सिस्टम है, हायर ऑर्डर के लिए अलग से यहाँ पे मेथड्स हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बेसिक ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ रहे हैं। तो बस अभी जो स्टार्टिंग के 5 लेक्चर हैं वो ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक हमारा बेसिक अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा आइसोक्लाइंस। सबसे पहले हम आइसोक्लाइंस पढ़ेंगे, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे। ओके, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, y बराबर एम एक्स फंक्शन फैमिली ऑफ कर्व मिल जाना चाहिए। तो एक बार देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो हमारे पास है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक, एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, y वाला जो टर्म्स है वो dy के साथ लेके जाएंगे और x वाला जो टर्म्स है वो dx के साथ लेके जाएंगे। इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, ये एक मेथड होता है, और इस मेथड को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको इस चीज़ को आपको फील करवा रहा हूँ, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल में इसका यूज है। ठीक,
तो मैं y वाले टर्म्स को dy के साथ लेके जाऊंगा, x वाले टर्म को dx के साथ रखूंगा, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। एक्चुअली ये मेथड होता है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे करूंगा मैं इसको? जब मैं y को इधर लेके आऊंगा तो क्या क्या हो जाएगा, dy अपॉन y। अब x को dx के साथ रखना है, तो मैं dx को इधर ले आता हूं, तो dx अपॉन x। और अब मैं क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेट करना है ताकि हमें फैमिली ऑफ कर्व मिल जाए। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो बताओ 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x। तो यहां पे आएगा log x, ठीक। और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो जैसे dx अपॉन x का log x, वैसे इसका क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। और चूंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो एक कांस्टेंट आएगा आर्बिट्रेरी विच इज c। तो c यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब आप बोलेंगे हम लोगों ने इंटीग्रेट तो कर लिया, मतलब ये जो आया था डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स है, उसको मैंने वापस इंटीग्रेट किया, पर मुझे क्या मिला, मुझे y बराबर mx टाइप का कुछ नहीं मिला। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन अभी हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं अब इसको और सॉल्व करूंगा, आगे इसको सॉल्व करूंगा, प्रोसीड करूंगा, तो मुझे y बराबर mx मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो log y माइनस log x c एज इट इज। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे log a माइनस log b की प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, log y अपॉन x इज इक्वल टू c। अब क्या करेंगे, y अपॉन x को मैं इधर ही रख रहा हूँ, log को इधर भेजूंगा, तो जैसे ही log राइट हैंड साइड जाएगा तो ये e की पावर c हो जाएगा। समझ में आ रहा है, e की पावर c हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, y अपॉन x इज इक्वल टू e की पावर c। अब ये क्या है, e की वैल्यू होती है कुछ 2.71 समथिंग होती है, आपने पढ़ा है, कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये पूरा जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। तो इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं m, ठीक। और अब मैं करूंगा कि x को इधर लेके जाऊंगा, तो y बराबर m इंटू एक्स, ठीक। तो ये वही फैमिली ऑफ कर्व है जो हम लेके चले थे स्ट्रेट लाइन की, ठीक। तो इसी फैमिली ऑफ कर्व से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, कौन सी, ये वाली। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो हमें वापस से यही फैमिली ऑफ कर्व मिल गया। तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ऐसे बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन और ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको जरा आप लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वाले लेक्चर में कि जनरल सोल्यूशन ये होता है, फिर उसकी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिख लो, ठीक है। तो हम लिखवा देते हैं, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ओके। तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके। सपोज, तो जो मैंने आपको अभी समझाया है एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूं। सपोज वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व्स, सपोज वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व्स, एंड सपोज उस कर्व में आपके पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक, कंटेनिंग n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज नहीं बताई है, पहले मैं उसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक। लेट्स क्लियर आउट। जैसे यहाँ पे मैंने जो फैमिली ऑफ कर्व लिया था, y बराबर mx लिया था। अब ये y बराबर mx में आप देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक, दैट इज m। मतलब सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, मतलब सिर्फ एक मात्र ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है इस डिफरेंशियल इस फैमिली ऑफ कर्व, ठीक। जो फैमिली ऑफ कर्व हमने लिया था फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, इसमें सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है विच इज m। तो चूंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट था, तो मैंने देखो एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक। सिर्फ एक ही बार मैंने डिफरेंशिएट किया है, वन टाइम, ठीक। इसका मतलब ये है कि आपके फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, उतनी ही बार आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर दो कांस्टेंट प्रेजेंट होते,
तो आप यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक बार dy बाई dx मिलता, फिर आप एक बार और करते तो d2y बाई dx स्क्वायर तक जाते, सेकेंड ऑर्डर तक जाते। क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रेजेंट था तो मैं सिर्फ सिंगल ऑर्डर तक गया। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि y बराबर 1 मैंने लिया m1x, सेम ले लेता हूँ, और एक और एर्बिट्रेरी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, सपोज k। अब 2 क्वेश्चन प्रेजेंट हैं, कैसे, एक m1 और एक k, दोनों ही एर्बिट्रेरी हैं, तो मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक बार dy बाई dx तक जाऊंगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y बाई dx स्क्वायर भी मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपको सेकेंड ऑर्डर तक मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। चूंकि यहाँ पे एक ही प्रेजेंट था तो आपको सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल रहा है। ओके, जो आपको फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिला है dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x, ये आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का देखने को मिल रहा है, बिकॉज एक ही एर्बिट्रेरी क्वेश्चन प्रेजेंट था तो मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है विच इज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल रही है। ठीक, अगर इसमें d2y बाई dx स्क्वायर प्रेजेंट होता तो सेकेंड ऑर्डर, d3y बाई dx क्यूब होता तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते हैं। तो वही हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, सपोज वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व्स कंटेनिंग n एर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरल लिख रहे हैं, जनरल डिफरेंशिएशन दे रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि उस फैमिली ऑफ कर्व में आपके पास n कांस्टेंट प्रेजेंट है, n एर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, वी कैन ऑब्टेन, तो n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, बताओ जरा, कमेंट करो। अगर आपके पास n एर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, आप प्लीज कमेंट करिए। We can obtain nth order डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिखने से पहले ही कमेंट कर दिए होंगे। We can obtain nth order differential equation whose solution is the given family। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था वो सिर्फ सिंगल एर्बिट्रेरी कांस्टेंट का था। अभी हम लोग आगे एग्जांपल करेंगे जहाँ पे x ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, चिंता मत करिए। ठीक, अभी हम लोगों ने आपको बेसिक एग्जांपल दिया था ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, चीज़ें रियलाइज हो कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, बता चुका हूं मैंने एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख लो वर्किंग रूल। स्टेप 1, ठीक, स्टेप 1, राइट, पहला स्टेप क्या करोगे, राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। सबसे पहले आप फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख लो। स्टेप 2, फिर क्या करोगे, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। अब जो मैंने फैमिली ऑफ कर्व लिया है उसमें मैंने कितने कांस्टेंट लिए हैं, n एर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट n टाइम्स। क्लियर है? डिफरेंशिएट n टाइम्स, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, एर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए मैं n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, स्टेप 3 क्या होगा, अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया है तो स्टेप 3 बताओ क्या होगा। अगर अभी भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई एर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो आप क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या करोगे, एलिमिनेट an arbitrary constant from n plus 1 equations obtained। और जब आप एलिमिनेट कर देंगे तो आखिरी स्टेप क्या होता है, we get the required differential
इक्वेशन। ठीक, सो दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो अब हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं, बट उससे पहले कुछ चीजें और लिख लीजिए। नोट 1, ठीक है, अगले लेक्चर से हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। नोट 1, एवरी फैमिली ऑफ कर्व, हर फैमिली ऑफ कर्व के पास हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। हर फैमिली ऑफ कर्व के पास अपनी खुद की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक, पहला यहाँ पे नोट करने लायक चीजें। ठीक, सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज equal to the number of independent arbitrary constant in the equation of family of curves। ठीक, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उस फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन में प्रेजेंट है। जैसे y बराबर में इसमें सिर्फ एक प्रेजेंट था m, तो उसका ऑर्डर कितना था 1, अगर 2 होते तो 2। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लास्ट नोट करके लिखिए, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको मिलेगी फैमिली ऑफ कर्व से शुड नॉट हैव एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वी हैव टू एलिमिनेट दैट। ठीक, अगर है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, तो इसको आप यहाँ पे रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से जहाँ पे हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आने वाले दो तीन लेक्चर्स होंगे, वहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिकली एग्जांपल से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।